सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीपक नाइट्राइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम दीपक नाइट्राइट की बात करें तो फिलहाल आप सभी को पता है कि ये कंपनी रिसेंट टाइम्स में कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करती हुई दिखी नहीं है। 52 वीक हाई से लगभग 39% आपको ये कंपनी नीचे देखने को मिल रही है। अब इसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न है ग्रोथ। अगर हम बात करें पिछले एक साल की तो कंपनी के रेवेन्यू आपको डी ग्रोथ रिपोर्ट करते हुए दिखे हैं और कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें तो परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। 25% की डी ग्रोथ परफॉर्मेंस आपको वहाँ पर दिख रही है। और लास्ट क्वार्टर में देखोगे यानी कि Q1 में तो कंपनी का जो प्रॉफिट था उसमें तो गिरावट आपको 45% से देखने को मिली थी। और कंपनी की अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में गिरावट करीब आपको 12.8% से देखने को मिला था। और अगर हम बात करें इबिट्टा की तो इबिट्टा में गिरावट ऑलमोस्ट 39% तक हमें देखने को मिली थी। और इबिट्टा मार्जिन जो कि पिछले साल 14.3% पे था वो गिरकर 10% तक आ चुका था। तो बोल सकते हैं रीसेंट टाइम्स में कंपनी के नंबर्स एक काफ़ी बड़ा रीज़न बनता है कंपनी के खराब परफॉर्मेंस का। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के नंबर्स अगर हमें अच्छे देखने को मिल जाए तो एक्सपेक्टेशन रहती है कि कंपनी में कुछ रिकवरी हमें देखने को मिलेगा। बट अभी रिसेंटली प्रभुदास लीलाधर की तरफ से Q2 की एस्टिमेट पब्लिश हुई है जिसमें मेंशन किया गया है कि दीपक नाइट्राइट का जो Q2 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें गिरावट हमें 42.9% की देखने को मिल सकती है और लगभग 110 से 111 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। और इसको अगर हम कंपैरिजन करें पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट से तो पिछले क्वार्टर में तो 112 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया था, बट इस बार 111 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दिखा सकती है अकॉर्डिंग टू प्रभुदास लीलाधर। ऐसा नहीं कि ये चीज़ एक्सपेक्टेशन में है तो कंफर्म ऐसा ही होगा, ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि कंपनी इससे भी ख़राब नंबर रिपोर्ट करते और हो सकता है कि कंपनी इससे बहुत अच्छे नंबर रिपोर्ट करते। तो कभी भी एक्सपेक्टेशंस को आप गारंटी की तरह मत लेना, वो हमेशा करंट सिनेरियोज़ के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है और सिनेरियोज़ कभी भी चेंज हो सकते हैं एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट से। तो इन सारी चीज़ों को आप समझा करो। बाकी अगर हम नेट सेल्स की बात करें तो वहाँ पर Q1Q बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अलग अलग एक्सपेक्टेशन है, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 4.5% से गिरावट की उम्मीद है और Q1Q बेसिस की बात करें तो 2.6% से ग्रोथ की उम्मीद है। तो आप इस चीज़ को प्रॉपर नोट कर सकते हो क्योंकि ये था दीपक नाइट्राइट का Q2 का कंप्लीट एक्सपेक्टेशन। बट इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि दीपक नाइट्राइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब देखो दोस्तों, दीपक नाइट्राइट की बात करें या फिर बाकी केमिकल कंपनीज़ की, ये सारी कंपनीज डिपेंड करती है क्रूड ऑयल पे, क्योंकि क्रूड ऑयल का जो डेरिवेटिव है उनसे ही उनका रॉ मटेरियल बनता है। और क्रूड ऑयल के प्राइस की अगर हम बात करें तो कोविड क्रैश की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया था और उनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया था, जिस केस की वजह से इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर चले गए थे क्योंकि इनके मार्जिन्स अपग्रेड हो गए थे। काफ़ी सारी केमिकल कंपनीज़ के नंबर को जब आप देखोगे तो 2021 के फाइनेंशियल ईयर में जो इनका नेट प्रॉफिट था वो प्रॉफिट तक अभी तक ये सारी केमिकल कंपनीज नहीं जा पाई है। लाइक अगर हम 22 को देखें, 23 को देखें, 24 को देखें या फिर 25 के फाइनेंशियल ईयर को देखें, 4 साल तक कंपनी लगातार मेहनत की है, फिर भी कंपनी 2021 के प्रॉफिट तक नहीं जा पाई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न था कोविड के टाइम पे जो क्रूड ऑयल के प्राइस गिरावट हुए थे उस वजह से। बीच में रशिया यूक्रेन फैक्टर की वजह से इन कंपनीज़ की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी, चाहे हम स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें या फिर बिजनेस की परफॉर्मेंस की बात करें। बट अभी के टाइम पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो
रशिया यूक्रेन का जो सिनेरियोस था उससे पहले वाले लेवल पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर डिमांड सूट करती हैं तो मार्जिन्स का प्रॉब्लम में भी कंपनी को फेस करने को ना मिले, बट देखते हैं कि कंपनीज इन सारी चीज़ों को कैसे टैकल करती है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अभी रिसेंटली डिक्सन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिला था नुवामा की तरफ से। 41% की ग्रोथ हमें देखने को मिली इनके मोबाइल सेगमेंट में, बट फिर भी नुवामा जो है इस कंपनी से उतने ज़्यादा खुश नज़र आए नहीं है। उसके रीजंस यहाँ पर हाईलाइटेड हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो देखो दोस्तों, इनके मोबाइल एंड ईएमएस वाले रेवेन्यू को देखोगे तो 41% से वो ग्रो किया। अप्लाइंसेस जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 33% से गिरती हुई दिखी। बट अगर हम बात करें कंपनी के EBITDA मार्जिन के बारे में तो वो अभी भी हमें हेल्दी रहता हुआ देखने को मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोबाइल के जो वॉल्यूम्स एस्टिमेट थे, गाइडेंस थे, उसको कंपनी ने कम किया है। पहले कंपनी ने 40 से 42 मिलियन यूनिट का मोबाइल वॉल्यूम गाइडेंस दिया था 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, उसको कंपनी ने थोड़ा कम किया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी के टाइम पे कंपनी का गाइडेंस ये है, पहले कंपनी का गाइडेंस ये था। और अगर 2027 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 55 से 60 मिलियन मोबाइल वॉल्यूम्स की गाइडेंस उन्होंने अभी दिया है, जो कि पहले 60 से 65 मिलियन हमें देखने को मिलता था। तो गाइडेंस को जो कट किया है ये एक बोल सकते हैं बेसिक रीज़न है जिस वजह से नुवामा उतनी ज़्यादा खुश नहीं है। बट उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजी के लॉन्ग टर्म गाइडेंस के बारे में तो अगले 3 से 4 सालों में उन्होंने बताया है कि 1 ट्रिलियन रेवेन्यू वो अचीव करेंगे, 4-4.5% का EBITDA मार्जिन उनका होगा। और अभी के टाइम पे जो कंपनी का EBITDA मार्जिन है वो गाइडेंस के हिसाब से देखें तो कम है, और 18,000 करोड़ का रेवेन्यू है कंपनी का। तो वहाँ से कंपनी को काफ़ी टाइम तो लगेगा 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू अचीव करने में, या फिर बोल सकते हैं 1 ट्रिलियन रुपीज़ के रेवेन्यू को अचीव करने में। बट अगर हम ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो मोबाइल सेगमेंट में जो प्रेशर हमें देखने को मिल रही है, उस प्रेशर को देखते हुए ये जो गाइडेंस है ये कहीं ना कहीं अचीव कर पाना कंपनी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि अभी कंपनी के रिसेंट में क्लाइंट्स देखोगे मोटोरोला, तो वो कंपनी से उतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स नहीं बनवा रहे हैं जितना पहले बनाया करते थे। कार्बन के पास वो अपने मोबाइल फ़ोन्स बनाना शुरू कर चुके हैं, मतलब पूरी तरह से तो नहीं, बट हाँ डिपेंडेंसी डिक्सन से वो ज़रूर कम कर कार्बन में शिफ्ट करते हुए दिखे हैं। मोटोरोला इनका एक काफ़ी बड़ा क्लाइंट है, भूलना मत। तो इन सारी चीज़ों की वजह से नुवामा का ऐसा स्टेटमेंट आपको दिख रहा है डिक्सन को लेकर। बट अगर मैनेजमेंट की बात करें तो वो अभी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आते हुए दिख रहे हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो काफ़ी कुछ मिलता है, लाइक न्यूज़ एंड अपडेट्स की बात करें, चार्ट्स की बात करें, प्रॉपर एनालिसिस के साथ ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। उसके अलावा सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, उनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब दोस्तों बात करते हैं CDSL के बारे में। देखो CDSL के क्वार्टरली रिजल्ट का जो डेट है वो हमारे पास आ चुका है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने कुछ खास अच्छे नंबर्स दिखाए नहीं थे, और उससे पहले वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी ने कुछ खास अच्छे नंबर्स दिखाए नहीं थे। चाहे हम रेवेन्यू की बात करें, दोनों में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी, या फिर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें। और अगर हम आने वाले क्वार्टर्स की बात करें तो वो हमें 1 नवंबर को देखने को मिलेगा। अब जो हमारे पास डेटा था BSE का इक्विटी का, उस डेटा के हिसाब से तो एक चीज़ क्लियर है भाई कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वंस अगेन कंपनी के लिए कुछ खास अच्छी Q2 होगी नहीं। बट हाँ Q1Q बेसिस पे कंपनी में इंप्रूवमेंट दिख सकती है, और Q1Q बेसिस पर अगर इंप्रूवमेंट दिखती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी रिपोर्ट करे मेरे हिसाब से। बाकी कंपनी जो रिपोर्ट करे वो तो हमें 1 नवंबर को पता चलेगा। इसके अलावा कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो वो अपडेट हो चुका है, जहाँ पर प्रमोटर अपने स्टेक को एज इट इज़ रखे हैं, बट FIS की स्टेक रिड्यूस हुई है भाई। पिछले क्वार्टर में इंक्रीज़ हुई थी, इस क्वार्टर में रिड्यूस हो गई है। लगभग 1% से उन्होंने अपने स्टेक्स को कम किया, 1% से ज़्यादा ही नंबर है। तो पहले कितना था, 12.9% था, अभी कितना है, 11.5% है। और अगर हम DIS की बात करें तो पिछले क्वार्टर में भी उन्होंने अपने स्टेक्स को कम किया था, और इस क्वार्टर में भी उन्होंने अपने स्टेक्स को कम किया है, और पब्लिक स्टेक्स बढ़ चुके हैं। ये एक नेगेटिव बात है, क्योंकि पब्लिक स्टेक किसी भी कंपनी में बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को अभी उस कंपनी में उतना ज़्यादा कन्विक्शंस है नहीं सिनेरियोज़ के हिसाब से। तो इन सारी चीज़ों को आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह देख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डेटा की बेसिस पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई है। तो दोस्तों
अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है HDFC AMC। रिसेंटली कंपनी ने अपनी Q2 के प्रॉफिट को रिपोर्ट किया था, इनफैक्ट रेवेन्यू को रिपोर्ट किया था कंपनी ने रिजल्ट के साथ, और प्रॉफिट को भी, जहां पर प्रॉफिट जो है वो 24% से ग्रो होते हुए दिखे थे, और कंपनी ने 1:1 के रेशो में बोनस की भी ऐलान की थी। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, बाकी शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था ऊपर। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।